जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफ़र में नींद को इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथिली का स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मिशन आधार के तहत 10th क्लास में का जो चैप्टर है आपका बहुत ही आसान चैप्टर है, सांख्यिकी स्टैटिक्स, जिसके बारे में आप पहले भी पिछली क्लास में भी आपने जाना होगा कि वो किस तरीके का सारणी रूप का होता है। और ये हमारा 10th क्लास का एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में उस चैप्टर से 10 नंबर के आते हैं, जिसमें हमारा मानना है कि आप इनके 10 नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हो यदि आप एक बार वो समझ लो। यदि आप इस चैप्टर को नहीं समझोगे तो आपके ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, पर एक बार यदि आप ये समझ लोगे तो आपको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम इसे आसान तरीके से समझते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नींद को दूर भगाकर आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो ये जो हमारा 10th क्लास का चल रहा है, 10th क्लास का जो सिलेबस के हम बोर्ड एग्ज़ाम के जो तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें देखिए स्टैटिक्स जो है हमारा सांख्यिकी जो हमारा ये चैप्टर है सांख्यिकी, तो इसमें हम किस तरीके से इसे पढ़ने वाले हैं, इसमें किस किस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ आसान रूपों में बता देता हूँ। पहले तो मैं स्टैटिक्स के बारे में बता देता हूँ। तो स्टैटिक्स जो है ये सांख्यिकी चीज़ का जो खोज है किस तरीके से हुई। तो सांख्यिकी शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग है जर्मन के जो गणितज्ञ हैं गॉटफ्राइड एकेनवाल, उन्होंने 1749 ईस्वी में इसके बारे में बताया। और इसके उन्होंने सांख्यिकी का अर्थ किस तरीके से बताया। उन्होंने सांख्यिकी का अर्थ ये बताया कि सांख्यिकी का अर्थ संख्याओं का अध्ययन करना, खोजी गई संख्याओं का अध्ययन करना है। लेकिन क्या ये उसी समय पर 1749 से पहले भी इसका हमारे भारत में हमारे राजा महाराजा इसका यूज कर रहे थे। वो किस तरीके से करते थे, वो इसको सांख्यिकी को वो सांख्यिकी ना बोलकर इसे सांख्यिकी को पूर्व अनुमान की एक विधि मानते थे, जिसका जो हमारा प्रमाण है हमारे जो ग्रीक राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रहे थे उनके काल में रहकर उन्होंने उनकी पुस्तक इंडिका में इसका प्रमाण मिला है कि इसे हम पूर्वानुमान के द्वारा इसे यूज करते थे सांख्यिकी को। और इसको जो है इसके द्वारा हम क्या क्या चीज़, इसको आय व्यय, टैक्स का, कर का, और जो सैनिकों का वेतन भत्ते थे और भूमि वगैरह के आंकड़ों को एकत्रित करके उनका आने वाले सालों के लिए, आने वाले समय के लिए उसका पूर्वानुमान लगाया जाता था। तो इसी विधि को हमने अब हमारे सामने आ चुकी है, इसको हम अब यहाँ स्टैटिक्स के रूप में जान चुके हैं। और इसी का प्रमाण हमारे जो महान अर्थशास्त्री जो आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त जिनका नाम भी है, जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया था सर्वप्रथम, जो उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध और एकमात्र ऐसा विद्यालय था जिसमें पूर्ण रूप से आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन शिक्षा के बारे में उन्होंने कौटिल्य जी ने बता दिया था। उनके अर्थशास्त्र को भी हम आज तक यहाँ पढ़ते आ रहे हैं। और उसी में अब हम देखते हैं कि ये किस किस चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें सांख्यिकी में हम क्या क्या चीज़ जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूँ, इसमें कुछ 4 भागों में आपको हम यहाँ पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य में के बाद आता है हमारा एक माध्यिका, जिसको हम मीडियन बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, मीन, माध्य। मीन को बोलते हैं माध्य। और इसको बोलते, एक वो होता है हमारा मोड, इसको बोलते हैं हम बहुलक। सारणी में सबसे ज़्यादा आई हुई चीज़ को ही हम बहुलक बोलते हैं। और इसी के साथ हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जिसको बारंबारता वक्र, इसी का जो अलग से रूप होता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, संचयी वार्ता वक्र, और जिसको इसके अब हम इसमें इन चारों चीज़ों में जानेंगे। तो देखो, माध्य जो होता है, माध्य को हम 3 प्रकार से यूज करते हैं। इसे किस किस विधि को हम इसका यूज करेंगे। देखिए, इसमें हम 3 विधियों का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो आती है प्रत्यक्ष विधि।
इसे डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसे डायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। और जो दूसरा आता है हमारा, जो दूसरा है हमारा इसका होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य या लघुरीति माध्य। इसको इंग्लिश में जो मानते हैं हम, एक तो इसे मानते हैं शॉर्टकट मेथड, इसको जो देखा जाता है, देखो इसको क्या बोलते हैं हम, एस्यूम मेथड, और इसको बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, तो इन्हें हम इस तरीके से इनको हम जानेंगे। और तीसरा जो आता है हमारा, एक आता है प्रत्यक्ष विधि, और यह पग विचलन, इसको बोलते हैं स्टेप डिविडेशन मेथड भी बोलते हैं इसे। साथ ही हम इसमें समांतर माध्यम इन तीनों चीज़ों को बारे में जानेंगे। और माध्यिका में हम माध्यिका के बारे में जानेंगे, बहुलक मोड में हम बहुलक के बारे में, और सांचिक संचयी बारंबारता वक्र और तोरण चित्र के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य का यदि मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले लूँ और समांतर माध्य के बारे में आपको यहाँ बताता हूँ मैं, तो क्या आने वाला है। देखिए समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य जो होता है, यदि मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ और आपसे क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए बोलता हूँ, तो इसमें क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर छोटा सा, जिसके हम समांतर माध्य को जानेंगे कि समांतर माध्य कैसा और किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। तो देखिए समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य में छोटे छोटे, समांतर माध्य का मतलब ये है कि वो श्रेणी या क्रम, जो वो आंकड़े जिनका हम एक एवरेज निकालते हैं, जिसका हम क्या निकालते हैं, एवरेज। समांतर माध्य एक एवरेज का ही रूप है। देखिए अब आप जानेंगे किस तरीके का समांतर माध्य एवरेज का रूप है। यदि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि प्रथम एक अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। यदि उसने हमें बता दिया 1 से लेकर 10 तक की सभी समांतर माध्य उनका ज्ञात करना है संख्याओं का, तो समांतर माध्य का देखिए एक छोटा सा रूप में पहले तो यहाँ बता देता हूँ कि समांतर माध्य होता क्या है। देखिए यदि मैं 1 2 3 4 5 ये संख्या लिख लेता हूँ, तो अब हमें देखना है इनका, यदि मैं पूछूं एवरेज निकालने के लिए, एवरेज मतलब कि औसत इसको क्या बोलते हैं, औसत इसको बोलते हैं एवरेज को औसत। औसत का मतलब है इन सभी संख्याओं में यदि इनको बराबर बराबर बांट दिया जाए, ये कितनी संख्या 1 2 3 4 5, यदि इन पाँचों को जोड़कर उनको बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांटा जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, औसत। उसका ही नाम होता है समांतर माध्य। उसी को क्या हम मानते हैं, या यहाँ इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में उसको मानते हैं समांतर माध्य, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं जोड़ दूँ, यदि इन संख्याओं को मैं जोड़ दूँ यहाँ पर, तो हमारा क्या आने, देखिए 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 5 15 आ गया हमारा। अब 15 यदि आ गया है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 तिया 15, यहाँ आ गया 3 ही हमारा एवरेज। एवरेज का मतलब ये है कि देखिए यदि हम इस तरीके से लगाएं, 2 संख्या इधर छोड़ दे, 2 संख्या इधर, यदि इसमें क्रम में समांतर श्रेणी चल रही, समान अंतर, समांतर का मतलब समान अंतर चल रहा है, तो उसका बीच वाली इसका ही ये हमारा क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन, मतलब कि समांतर माध्य मान लो या एवरेज मान लो। एवरेज को ही हम समांतर माध्य यहाँ मानते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप समझ गए होंगे
कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि इन्हीं चीज़ों का हम समांतर माध्य बोल सकते हैं यहाँ पर, या एवरेज बोल सकें। एवरेज मतलब औसत। इनको दोनों ही चीज़ों, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे कि समांतर माध्य भी और एवरेज भी, वो दोनों चीज़ों को ही एक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यदि मैं देखिए प्रथम 10 एक अंकों की संख्या पूछ रहा है, प्रथम एक अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। देखो एक अंक की कौन कौन सी संख्या होती है, पहली तो 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, फिर 8 और फिर 9। और यदि 10 लिख देता हूँ तो ये 2 अंकों की हो जाएगी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो एक अंकों की सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। ठीक है, जिसे आसान तरीके से बताऊं मैं, यदि हमको पता है एवरेज और समांतर माध्य एक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, यदि सब पर किसी पे 2 रुपये, किसी पे 3 रुपये, किसी पे 5 रुपये, तो उनको बराबर बराबर भागों में बांटना ही एवरेज कहलाएगा। क्योंकि सभी को बराबर बराबर बांट दें, एवरेज कितना आएगा ये बताओ, तो मतलब इसका बराबर बराबर। यदि देखो मैं इसको यहाँ कह दूँ एवरेज है, एवरेज का मतलब है बीच वाली संख्या, ठीक है ना। यदि इतनी ही संख्या इधर, इतनी ही इधर है, यदि बराबर क्रम एक है, देखिए एक का अंतर यहाँ है, एक का अंतर यहाँ है, यदि क्रम सभी में इन तीनों में समान अंतर है, तो इसका बीच वाला ही हमारा क्या होएगा, एवरेज या समांतर माध्य होगा। तो उसी तरीके से देखिए यदि इनको मैं जोड़ दूँ, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। यदि 10 है, 2 और 3 5, 5 यहाँ पर 4 आ जाएगा तो हमारा आसान रहेगा। देखिए यदि 4 आता है, क्योंकि हमारा यहाँ 3 संख्या हमने क्रमवार ली है, 2 और 3 5, 5 और 4 9। यदि 9 है, संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर्स, इसका मतलब सम ऑफ टोटल नंबर, और यहाँ पे आएगा टोटल नंबर, यहाँ पर नंबर आएगा। तो देखिए यदि हम इसको जानना चाहें यहाँ पर इस तरीके से, तो देखिए यदि हम इसका समांतर माध्य, देखिए मैं बोलूँ जब इसका क्रम देखा मैंने, एक यहाँ का अंतर है, एक यहाँ का अंतर, सब में अंतर बराबर आ रहा है, यहाँ पे भी अंतर है। इसका मतलब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब आंसर तो आना चाहिए हमारा 5, क्योंकि 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है। इसका यदि एवरेज निकालेंगे, समांतर माध्य लगाएंगे तो आएगा 5। पर देखिए इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, यदि हम फॉर्मूला लिख लें, देखिए इसका जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वही क्या होता है, समांतर माध्य का। AM का हमारा समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम, ये इसको क्या मानते हैं यहाँ पर हम x, या आगे वाली संख्याओं में इसको और कुछ भी मानेंगे। देखिए यहाँ इसको लिखते हैं कुल संख्याओं का योग, बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब टोटल सम ऑफ टोटल नंबर्स, नीचे टोटल नंबर्स। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं यहाँ गिनना चाहूँ ना, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, बटे में कितना आएगा, टोटल नंबर कितने हैं हमारे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हमारी यहाँ आ जाती हैं। पर अब इनको हम हल किस तरीके से करेंगे, देखिए यदि मैं इनको हल करना चाहूँ, मैंने तो सिंपल तरीके से बता दिया था। देखिए क्या इसका अब भी 5 ही आने वाला है, तो देखते हैं। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 36 और 9 हो जाते हैं हमारे 45, 36 और 9। यहाँ पर कितने आने वाले हैं हमारे 9, और 9 पंजे 45, 9 के टेबल से उसे ऊपर वाली संख्या को काट देते हैं 5 वेर, तो क्या हमारा 5 आ रहा है, यही हमारा इसका आंसर आ जाता है। इसका मतलब हम जान पाए कि एवरेज ही समांतर माध्य है और समांतर माध्य ही एवरेज है। तो इसको ऐसे क्वेश्चनों को हम आगे अपने चैप्टर के अपने सूत्र के द्वारा इतनी आसानी से हल करेंगे कि हम देखते ही बता पाएंगे कि एवरेज क्या है। एवरेज आप समझ गए होंगे कि वे सभी, यदि 4 बच्चे, कोई 10 रुपये कमा रहा है, कोई 20 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, पर उन सबको जोड़कर
और उनको एक ऐसे मानो कि एक गुल्लक ले लेते हैं और उनकी सभी पैसों को कमा के ला रहे हैं, उनको उस गुल्लक में घेर देते हैं और उन गुल्लक में 10 दिन बाद या 5 दिन बाद उन सभी को उस गुल्लक में से सभी को बराबर बराबर पैसे देंगे। माना कि यदि कोई बच्चा कितना भी कमा के ला रहा है पर उन सब में बराबर बराबर बटेगा, तो इसी का रूप जो होता है वो एवरेज बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम आगे आगे क्वेश्चनों में, आने वाले क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इसे रफ कर देता हूँ मैं और हम आने वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब यदि मैं आपको छोटे से रूप में बताऊं कि इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को तो बोलते हैं हम वर्ग आंतर, इसको बोलते हैं हम वर्गांतर, और इसको जो बोलते हैं हम बारंबारता। यदि हमें यहाँ पर ऊपर वाली ये अंक जो लिखी हुई चीज़ें हैं, विद्यार्थियों की संख्या, मजदूरों की संख्या और कबूतरों की संख्या, कुछ भी ऐसी चीज़ दे सकता है वो यहाँ पर हमें पता है कि उसका जो असली नाम है क्या है, बारंबारता, जिसे हम आसानी से पहचान लेंगे अब। और इसको बोलते हैं वर्गांतर। वर्गांतर का वर्गों का अंतर, बीच में जो अंतर आता है दो संख्याओं के बीच का, उसको वर्गांतर बोलते हैं। और इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में, जैसे कि असत श्रेणी है ये, सत श्रेणी में इसको अच्छे से जान पाएंगे कि वर्गांतर क्या है। पर यहाँ हम इतना देखते हैं कि हमें जो दिया हुआ है उसके बारे में। तो ये क्या है, गुणनफल। ये f और x का गुणनफल, इसको तो हम x से प्रेजेंट करते हैं, इसे f से प्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को हमेशा। तो इसके लिए इसका क्या मतलब, इन दोनों की गुणा करके हमें fx का गुणनफल दिखाना होता है। उसी को जोड़कर ये आते हैं हमारे नंबर्स निकल के आ जाते हैं। इनका मतलब है टोटल नंबर्स अपॉन और टोटल नंबर्स, सम ऑफ टोटल नंबर्स और टोटल नंबर से भाग देना होता है। इसी में हम देखते हैं किस तरीके से। देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, हमें ये चीज़ पहले से दी हुई थी, ये चीज़ तो हमें पहले से दी हुई ही है। इतना आसान क्वेश्चन होते हैं ये कि आधी चीज़ हमें पहले से दी होती है, अब थोड़ी सी चीज़ को करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बस इसको सही से सेट बैठाना ही हमें आना ज़रूरी है। तो देखिए, इसका हम f निकालते हैं पहले n, इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, n से। ठीक है, इसको जोड़ ले यदि हम, 6 और 7 कितने हो जाते हैं, 13, 13 12 हो जाते हैं 25, 25 और 14 कितने हो जाते हैं, 39, 39 और 15, 39, 40, 4 44, 54 और 6 कितने हो जाते हैं, 60। ये 60 आ गया है हमारा। अब इसका गुणन, इसकी क्या करनी है हमें, आपस में इनकी गुणा। इनकी यदि मैं गुणा कर देता हूँ, देखिए 15 छिक्का 90, 20 सत्ते 140 और 25 12 की गुणा करें यदि हम, देखिए हमें 25 की 12 में गुणा करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि 25 गुणा 12 करने वाले हम। देखिए, यदि 12 का गुण टेबल हम 25 में पढ़े, संभव है, नहीं पढ़ पाएंगे। यदि 25 का 12 में पढ़े, संभव है, नहीं पढ़ पाएंगे। यदि हम इसको ओरल ही याद करना चाहें, किस तरीके से इसको हम यहाँ बता पाएंगे। देखिए, 25 का टेबल हमें आता है बहुत ही आसानी से, हम पढ़ भी सकते हैं। देखिए, 25 को तो 25 लिखते हैं हम। यदि मैं 12 को 10 + 2 लिख देता हूँ, अब हम देखते हैं 25 का पढ़ा 10 में पढ़ोगे आप यदि, देखिए 25 धाम कितने हो जाते हैं, 250, 250 तो ये हो गया, और 25 दूनी 50। तो हम कैसे बता सकते हैं इसको आसानी से, 25 धाम 250 और 25 दूनी 50। तो हम इसको यदि यहाँ देखें कितनी आसानी से हम पता कर पाते। देखिए, यदि हमसे कोई पूछे 25 की 12 में गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे, वो 12 को 12 न मार के 10 + 2 मानेंगे, तो 25 धाम 250 हो भाई, 250 तो हम इस हाथ में रखेंगे और 25 दूनी 50, 50 इस हाथ में, 250, 250 इस हाथ में और 50 इस हाथ में, दोनों को मिलाकर कितने हो जाते हैं, 300। तो हम यहाँ पर सीधा 300 लिख सकते थे। ठीक है ना। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बताऊँगा। ठीक है, 30 की 14 में करनी है हमें। यदि 30 की गुणा में 14 में करता हूँ, तो देखिए 30 का टेबल तो आता नहीं है कभी, तो यदि कभी इसमें किसी अंक के बाद 0 हो और कोई बड़ा अंक हो, तो उसका मतलब है अंक की अंक में ही गुणा करनी है, 0 को ऐसी की ऐसी गुणा में चिपका देते हैं। देखिए 14 तिया 42, 14 तिया, यदि हम जो उस संख्या का टेबल पढ़ सकते हैं गुणा में, यदि कोई भी संख्या आगे पीछे दी हुई है कि जो हमें पढ़ना आसान रहे। तो देखिए 14 तिया 42, हमने 42 तो ये लिख दिया, इसकी गुणा इसमें तो कर दी, अब 0 फालतू बची है, तो 0 का मतलब है 0 को इसको हम ऐसी की ऐसी चिपका देते हैं यहाँ पर।
क्यों? क्योंकि 14 की जीरो में पढ़ेंगे तो जीरो ही आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको आसानी से पढ़ सकते हैं टेबल को। अब आते हैं 35 का 15 में गुणा करने के लिए। यदि कोई 35 की गुणा हमें 15 में करने को बोल दे, अब आप ये बताइए, देखिए 35 का टेबल तो हम पे आता नहीं है, आता ही नहीं है जी, सही बात है, बिल्कुल नहीं आता। हम याद भी क्यों करें? अब 15 का 35 में पढ़ नहीं पाएंगे, या तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे फिर, तो जब पढ़ सकते हैं। यदि हम ओरल बताना चाह रहे हैं, ओरल किस तरीके से बताएंगे? देखिए, हम पता है कि 15 का पढ़ा हमें आता है, पक्का आता है, और 35 का नहीं आता है। तो यदि मैं 35 को 30 + 5 कर दूँ यहाँ पर, 15 यहाँ लिख दूँ, ठीक है। अब आप ये बताइए, यदि मैं 15 का टेबल 30 में पढ़ूँ, 30 में पढ़ने का मतलब 15 तिया 45। अब आपको बताया ना, 30 की गुणा यदि 15 में करोगे तो किस तरीके से करेंगे? 15 तिया 45, और जीरो को ऐसे ही चिपका दोगे, इसलिए हम जीरो को सीधा सीधा पढ़ देंगे। 15 तिया 45, 45 का मतलब है 450, क्योंकि जीरो भी है इसमें। हम दो हाथ रखते हैं अपने, इंगे वाला भी इंगे वाला इकाई के लिए, इंगे वाला दहाई के लिए। 15 का टेबल 30 में, 15 तिया 45, मतलब कि 450 हमारे इस हाथ में आ गए हैं, और इधर बचा है 5, और 15 पंजे 75, 75 और 450, 75 और 450 को जोड़ देंगे, देखो 450 में 75 जोड़ा, कितने आ गए? 525। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 525, ठीक है ना। आप सोचेंगे कैसा आया ये, आपको समझ गए होंगे कि 15 तिया 45, 450 और 15 पंजे 75, 75 मतलब कि ये 450 में 75 जोड़ोगे तो आपके आने वाले 525। आप ये अच्छे से कैलकुलेशन करके देखोगे, ये ट्राई करोगे हर बार, तो आप कभी भी ओरल अपनी गुणाओं को कर पाओगे हाथ के हाथ में ही। आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दी है। जैसे कि ये 40 की 6 में टेबल पढ़ना है हमें 40 का टेबल 6 में पढ़ना आता नहीं है, पर हम 4 का 6 में आता है, तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, जीरो बची हुई ना, 6 की जीरो जीरो, ऐसी चिपका दी। तो ये हमारा कितना आसानी से हम इन्हें कर पाए हैं। ऐसी गुणाओं को आप आसानी से समझ के कर पाएंगे, जिससे आपका समय बिल्कुल भी खराब ना हो। तो देखिए, तो अब हम ये इस चीज़ को तो कर पाए, इनको अब हम क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं एक चिन्ह सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या आने वाला है? देखिए, जीरो लास्ट में, जीरो 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 5 आया है, 5 लिख दिया। 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 4 कितने हो जाते हैं? 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 2 17, हमारा ये आ गया है यहाँ पे। हमारा फॉर्मूला होता है एक, जिसे आप जानते भी हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ समांतर माध्य का फॉर्मूला। समांतर माध्य क्या लिखते हैं हम? ए एम से प्रेजेंट करना है हमें समांतर माध्य को। यहाँ पहले लिखना f(x/n), ये हमारा यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। इसी फॉर्मूले से हम इसका आंसर को तक पहुँचेंगे। देखिए कैसे, सिग्मा एफ(x) कितना दिया हुआ? 1715, और हमारा n कितना दिया हुआ है? 60। अब देखिए सर, 60 से कैसे इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। देखिए, हम इसको 60 का टेबल तो हमें आता नहीं है, नहीं आता जी। हमें पता है जीरो को तो हम ऐसी की ऐसी चिपका देते हैं, इसलिए 6 से इसको भाग देना है। देखिए 6 से भाग दें इसे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 तो जा रहा हो रहा है, तो यहाँ 12 तक ही लेंगे। 6 दूनी 12, 12 काट दिया, कितना बच गया इसमें से? 5, 5 और 1 मिलकर क्या बना देंगे? 51, क्योंकि हम यहाँ जोड़ते नहीं हैं। 5 और 1 मिलकर क्या बनाएंगे? 51, ऐसा बोलेंगे यहाँ पर। और 6 से पढ़ेंगे हम 51, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम्न 54 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48 तक रखेंगे। 6 अट्ठे 48, 8 वेर फिर कट जाएगा, फिर कितना बच जाएगा हमारे यहाँ? 2 तो इसमें से, 3 तो 51 में से यदि 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, 3 और 5 मिलकर क्या बना देंगे? 35 बना देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या बच रहा है? 6, और 35 में 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, कितने वेर कटा? 5 वेर 30, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 5 बचा हुआ है हमारा अभी और भी यहाँ पर। तो देखिए 6 से फिर दोबारा से टेबल पढ़ना है हमें। 6 से 50 को कितने में? 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, क्योंकि अब तो हमारा कुछ जाने के लिए रहा नहीं था, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, और यहाँ क्या लिख लिया? 6 अट्ठे 48, 8 वेर टेबल और जा चुका है हमारा। कितना बचा है फिर? 2। तो इस तरीके से ये 6 दूनी
6 तिया 18, ये इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। पर हमारी एक जीरो और भी है, यहाँ पर एक जीरो और भी दी हुई है। तो इस जीरो को दी हुई है तो इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जीरो को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट। तो इस यहाँ तक तो पॉइंट है ही, तो इस अंक को गिनेंगे पॉइंट से इधर वाले अंकों को, एक अंक और गिनिए तो कहाँ जाएगा ये, इसका आंसर आएगा 28.583। ये क्रम इस तरीके से चलता रहेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का समांतर माध्य बन जाता है। तो देखिए अब हम एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन सही करी है या नहीं। देखिए 0 का 5 का 5 आएगा, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 6 कितने हो जाते हैं, 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 4 4 10, 10 5 15, 15 और 2 17, 17। देखिए 17 को यदि हम, आप सोच रहे होगे किस तरीके से हमने यहाँ डिवाइड करा है। देखिए इनका तो अंक आपको पता ही है कि 60 आया है। देखिए किस तरीके से कितना आया है, 60। 60 से यदि हम इसे भाग देना चाहें तो किस तरीके से देंगे। देखिए आसान तरीका तो यही था जो मैंने आपको सिखाया है पहले भी, और अब तो अच्छे से सिखा पाया हूँ। देखिए 60 का टेबल हम यदि 17 में तो जा नहीं रहा तो क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे, 6 तिया 18, 18 तो 180 ज़्यादा हो रहा तो 6 दूनी 12, 120 बार हमारा टेबल चलेगा 60 का। तो 60 का टेबल 120 बार गया तो एक यहाँ बच जाएगा और 7 पर 51 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ हमारा, 5 बचा हुआ है ना। तो देखिए कितनी भी टेबल हमारा जा सकता है यहाँ, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम्मा 54, 54 का मतलब है 540 से ऊपर जा रहा है, वो गलत हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 48 6 अट्ठे 480 बार हमारा, इसमें यदि 60 का टेबल हम 8 बार पढ़े तो 480 आ जाएगा। इसे हमने यहाँ लिख लिया, जो हमारा 515 से कम है। 5 का 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यदि 11 में से 8 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 3। क्या अब हमारा टेबल जा सकता है, नहीं जाएगा ना। तो हमने लगाया यहाँ पॉइंट लगाने के बाद यहाँ एक जीरो चिपका दी, तो 6 पंजे 30 का टेबल हमारा जा सकता है। 6 36 तो 360 हो जाता है ज़्यादा, ये तो 350 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ 5 वेयर टेबल लेकर इसे एक बार और चला दिया है। तो इसमें से यदि मैं घटाऊँ 50 और बच जाएगा, 50 बच जाएगा। तो अब क्या है, पॉइंट से लगा हुआ है तो यहाँ पर एक जीरो और लगा लो, और तो यहाँ पर एक टेबल में पढ़ूँ तो कितनी बेर कट जाएगा, ये 6 सत्ते 6 अट्ठे 48, 480 बेर, 8 और एक बार 3 बेर ये कट के इतना हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पहले से ही आ चुका है। आशा ही इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए हैं। ये सत श्रेणी का हमारा प्रत्यक्ष विधि थी जिसमें हम समांतर माध्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, से आप समझ पाए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमने एग्जाम्पल पहले पिछला देखा है, उसके बाद अब हम चलेंगे एक्सरसाइज। हमारा इसमें एक्सरसाइज दी हुई है 14। हमारा ये चैप्टर का जो चैप्टर है हमारा, यह है लेसन नंबर 14 का। हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे 14.1 के बारे में, ठीक है जी। तो हमारा जो लेसन है हमारा है वो 14 नंबर 14वें नंबर का, उसमें हमारा जो एक्सरसाइज चलेगी 14.1, जिसमें हम पहला क्वेश्चन अब यहाँ मैंने नोट कर दिया है, उसके बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। तो देखिए हमें इतना सब कुछ दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। उसमें बताया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात की। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ कहा गया है, और उसने कहा है किस विधि का प्रयोग करें। देखिए उन्होंने क्या क्या चीज़ कही है, एक तो माध्य, हमसे क्या माध्य फाइंड कराया है, फाइंड करना है। दूसरा हमें क्या कहा, विधि कौन सी, हमने ये चीज़ें हमें ना क्वेश्चन बोल रहा है ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। 2 चीज़ों को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो उनने हमें ये चीज़ें बता रखी हैं। तो देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में हमें इतना तो हमें दिया हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान समझा जाता है कि ये आंकड़े सभी चीज़ दी हुई होती है, हमें केवल फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर तक पहुँचना होता है, जिसके लिए आज मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो देखिए इसने कहा है ये क्या है हमारा, पौधों की संख्या और घरों की संख्या। पर इसमें एक चीज़ होती है, ये हमेशा पौधों की संख्या, स्कूलों की संख्या, बच्चों की संख्या ऐसी करके कुछ चीज़ों आ जाती हैं। पर इसका जो मेन नाम है, इसका मूल नाम क्या है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। जब भी 0 से 2 या 10 से 20, 20 से 30 या 0 से 5 इस तरीके की कोई भी बीच का अंतर आएगा तो उसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, वर्गों का अंतराल, ठीक है। आज समझ पाए कि इसे हम हमेशा वर्ग अंतराल ही मानेंगे यदि कोई इस तरीके की संख्या कोई आती है। उसके बाद जो आती है घरों की संख्या, स्कूलों की संख्या, डाकघरों की संख्या और मोहल्लों की संख्या, गली की संख्या, ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो हम उसको मानने वाले हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी,
ठीक है ना, उसको हम मानेंगे फ्रीक्वेंसी। मतलब कि ये इसका कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, मैं आपको इसे अच्छे से समझा देता हूँ जिससे आप यहाँ इस क्वेश्चन को कभी डाउट ना रहे, बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। वो कह रहा है 0 से 2 पौधों की संख्या, जिन जिन घरों में 0 से 2, मतलब कि या तो 0 से 2 के बीच में जिनके घरों में पौधे हैं, उस घर की संख्या कितनी है, 1। जिसने केवल 0 से 2 पौधे हैं, 1 पौधा है, 0 2 है, बस इतने ही पौधे या है ही नहीं, तो उसके ऐसे घर है 1। जिसके घर में 2 पौधे से लेकर 4 पौधे तक हैं, उस ऐसे घरों की संख्या कितनी है, 2। जिसके घर में 4 पौधे से लेकर 6 पौधे तक हैं, उसके घरों की संख्या है 1। जिसमें 6 पौधे से लेकर 8 पौधे हैं, उसमें घरों की संख्या है 5। और जिस घर में 8 पौधे से लेकर 10 पौधे हैं, उस ऐसे घरों की संख्या है 6। जिस घर में 10 पौधे से लेकर 12 पौधों की संख्या है, उसमें घरों की संख्या है 2। और जिसमें 12 या से लेकर 14, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी पौधे हो सकते हैं, ऐसे घरों की संख्या है 3। तो ठीक है, इसको क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझ पाए हैं। इसके लिए हमें पहले एक चीज़ और निकालनी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम बारंबारता। क्या बोलते हैं इसे, वर्गांतर। इसको बोलते हैं हम वर्गांतर। इसको हम x से प्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, x से, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, वर्गांतर क्या होता है, जो हमारा x होता है, x1 क्या होता है हमारा, कि इसको बोलते हैं हम L1 और L2। क्या बोलते हैं इसे, L1, इसको L2। तो L1 L2 का क्या मतलब है, इसकी लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट, लोएस्ट लिमिट और हाईएस्ट। तो सीमा जो है हमारी वर्ग अंतराल की जो लोएस्ट लिमिट है और उच्च लिमिट है, जो इसको बोलते हैं निचली सीमा। L1 जो होता है हमारी 0 और 2, इसको बोलते हैं निचली सीमा। इसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से हम जानते हैं, पर इसका इसको x को क्या निकालते हैं, x1 कैसे निकल के आएगा, तो L1 प्लस L2 को जोड़कर आधा करना होता है। इसमें क्या होता है, L1 और L2 को जोड़कर आधा करना बोलते तो 0 प्लस 2 को मैं जोड़कर आधा करूं तो क्या आने बोलते, तो 0 और 2 कितना हो जाता है, 2, और 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1। तो 1 ही हमारा यहाँ पर इसका आधा हो, क्योंकि 0 और 2 को जोड़ने का मतलब है आधा करते हैं, 0 2 को इन दोनों को जोड़कर आधा करना, वही हमारा x आता है। तो यहाँ पर आ गया 1। अब तक यहाँ समझ पाए हैं। इसी तरीके से 2 और 4 को जोड़ेंगे, L1 और L2 को जोड़कर आधा करेंगे x2 निकालने के लिए। ये क्या है, x1 था, ये x2 है, पर यहाँ हम दिखाएंगे नहीं, केवल x की सीरीज चल रही है इसमें। तो इसका मतलब क्या है, L2 कितना है हमारा, या 2, और L1 तो हमारा 2 है और L2 हमारा 4 है, तो इसको जोड़कर आधा करना है हमें। यदि 2 और 4 को जोड़कर मैं 6 लिख दूँ और उसको आधा कर दूँ तो 2 तिया 6 आ जाएगा, 3 यहाँ हमारा आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 3 यहाँ आ गया है। और इसी तरीके से अब यहाँ 4 और 6 को जोड़कर आधा करना, 6 4 कितने हो जाते, 10, 10 को जोड़कर आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5। ऐसा करने की हमें दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये मैंने आपको समझने के लिए यहाँ अच्छे से बताया है, आप इसे समझ भी चुके होंगे। अब चलते हैं 6 और 8। 6 और 8 कितने, 14। 14 का आधा कितना हो जाता है, 7। और 8 और 10 कितने हो जाते हैं हमारे, 18। 18 का आधा कितना हो जाता है, 9। 10 और 12 कितने हो जाते हैं, 22। 22 का आधा कितने हो जाते हैं, 11। 12 और 14 कितने हो जाते हैं, 26। 26 का आधा कितना हो जाता है, 13। तो ये हमारा x1 मतलब वर्गांतर आ चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा एक चीज़ और आनी होती है, यहाँ होती है हमारी f गुणा x। इसको क्या बोलते हैं, f गुणा x। तो f गुणा x का मान क्या होता है, इसका मतलब है f और x का, f कौन सा, इसको तो हम x से इसे प्रेजेंट करते हैं बारंबारता को f से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को f से ही बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी f से ही प्रेजेंट होती है फ्रीक्वेंसी को, इसलिए इसे f से लिखते हैं। तो इसका f और x की क्या करके लिखनी पड़ती है हमें, गुणनफल में गुणा, जब हमारी एक संख्या बनकर आती है। तो देखिए 1 और 1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 2 और 3 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 5 और 1 की करेंगे तो 5। 5 7 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 6 और 9 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। 2 और 11 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। क्या 3 और 13 की करेंगे तो आ जाएगा 39। ये हमारा इसका आ चुका है। अब इसका क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले तो हमें इस जो संख्या है
फ्रीक्वेंसी के टोटल को क्या n से प्रेजेंट करते हैं, किससे, n से। तो n से प्रेजेंट करने के बाद इसको जोड़ते हैं हम। हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि अपने मोहल्ले के 20 घर हो गए, तो यहाँ पर तो वैसे 20 ही आने वाला है। नहीं तो आपको ऐसा ना लगा तो गिन कर देख लो। देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 3 20, 20 ही आएगा। जो हमें पहली लाइन में बताया गया होगा कि 20 घरों की, 20 स्कूलों के, 20 डाकघरों की, 20 किताबों की, 20 पहाड़ों की, सब चीज़ की 20 के बारे में बताया गया है, किसी ऐसी संख्या बताई गई, तो यहाँ पर n हमारा वही आता है। यदि आप जोड़ोगे तब भी वही आएगा। यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप ये आसानी से जान पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमारी किसी को भी अच्छे से मजबूत और परफेक्ट बना सकती है उस चीज़ में जिसको वो कर रहा है बार बार। तो देखिए इसको तो हम यहाँ लिख रहे। अब इसका क्या आता है, इसका आता है हमारा, इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था सिग्मा एफ एक्स की गुणा करने का जो गुणनफल आता है उसको ही हम यहाँ सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। तो इसको जोड़कर लिख देते हैं। 1 और 6 कितना हो जाता है, 7, 7 और 5 कितने हो जाते हैं, 12, 12 और 5 कितने हो जाते हैं, 17, 17 और 4 कितने हो जाते हैं हमारे, 21, 21 और 2 कितने हो जाते हैं हमारे, 23, 23 और 9 कितने हो जाते हैं हमारे, 32, 32 का कितना आ जाता है यहाँ पर, 2 हासिल लग जाते हैं, 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 162 हमारा यहाँ आ चुका है। 162 आ चुका है हमारा। अब क्या है यहाँ पर सूत्र क्या बोलता है हमारा, यहाँ पर सूत्र पे चलते हैं। सूत्र हमारा क्या बोलता है यहाँ पर, सूत्र बोल रहा है हमारा फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। किस चीज़ का है ये, ए एम का। इसमें हम क्या निकालने वाले, समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करना पड़ता है। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा यहाँ 162 और एन कितना है हमारा 20। तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए मैंने क्या बताया, जीरो जब भी कभी भाग में आए तो सबसे आसान यही है कि जीरो से किसी संख्या को भाग देना। यदि जीरो से किसी भी संख्या को भाग दे रहे हैं, यदि उसके साथ अंक है तो उसको आसानी से पॉइंट में बदल सकते हैं। पॉइंट में बदल सकते हैं तो उसको हम भाग क्यों देंगे, देखिए जो अंक है उससे भाग दे देंगे केवल। 2 8 16 और 2 एकम 2, 8.1 आ गया। 8.1 मैंने क्या बताया, 1.1 आया हुआ है और यहाँ जीरो बची है। तो जीरो को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। एक अंक किधर से गिनते हैं, राइट हैंड से, एक के बाद पॉइंट लगाओ और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारा। ये किस क्या हो जाता है हमारा, समांतर माध्य। पर उसने हमसे एक चीज़ और पूछी है, हम इस चीज़ को यहाँ बता पाए हैं। उसने हमसे एक चीज़ और पूछी है। उसने देखो हमने माध्य तो उसे बता दिया, ये तो 18 आ गया है, सॉरी 8.1, ये तो 8.1 आ चुका है। उसने विधि और पूछी है, तो हमने किस विधि का प्रयोग करा है यहाँ पर, प्रत्यक्ष विधि का। और वो कहता है क्यों का जवाब इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे आंकड़े सरल स्वभाव के हैं, हमारे आंकड़े छोटे हैं, या क्या लिखते हैं, हमारे आंकड़े सरल स्वभाव के या छोटे अंकों वाले हैं। देखो जब भी हम इस विधि का प्रयोग कब करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का, जब हमारे आंकड़े या संख्या छोटी हो। जब भी हमारे आंकड़े या संख्या छोटी हो तो हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। यदि हमारी जो आंकड़े हैं थोड़े भारी हो तो हम शॉर्टकट विधि का, मतलब कि कल्पित विधि का यूज करेंगे, एज्यूमिंग मेथड का। यदि उससे भी ज़्यादा जटिल है हमारे आंकड़े तो हम यहाँ पर पग विचलन विधि का यूज करेंगे। तो हम ये 3 विधियों का यूज करते हैं। हमने पहली विधि अच्छे से जान पाए हैं, अब चलते हैं दूसरी विधि की तरफ। इसके लिए मैं यहाँ, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर तो नोट कर दिया है, उसके बारे में अब यहाँ जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, किसी फैक्ट्री के 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा,
एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए एक फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये कह रहा है एक उपयुक्त विधि का, जो विधि भी हमें यहाँ पर बतानी है और इसके बारे में क्यों। तो देखिए हमारा यहाँ क्या क्या पूछ रहा है, एक तो माध्य पूछ रहा है, तो माध्य फाइंड करना, एक क्या कर रहा है विधि, विधि हम यहाँ कौन सी यूज करने वाले हैं। तो मैं विधि तो यहाँ लिख देता हूँ, तो पहले ही मैं यहाँ पर कल्पित विधि का यूज करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आंकड़े आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इसमें गुणा करनी थोड़ी कठिन रहेगी। इसको गुणा को आसान करने के लिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, कल्पित माध्य का, या मतलब माध्य या शॉर्टकट मेथड का हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को तो आप समझ पाए हैं अच्छे से। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्टकट मेथड होता क्या, इसमें केवल एक डी जो होता है ना, सिग्मा डी, इसको निकालना होता है। पहले हम चलते हैं सिंपल तरीके से, जो हमें यहाँ काम करना है। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर वर्गांतर तो हमें यहाँ निकालना ही पड़ेगा। क्या बोलते हैं सर, वर्गांतर मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो वर्गांतर का मतलब क्या है, इन दोनों के जोड़कर आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा। अब ये एक बात बताइए, यदि x1 हमें निकालना है यहाँ 500 + 520 जोड़ना है, उसका हमें आधा करना है। यदि एक चीज़ बताइए, किसी के पास 500 इधर भी है 500 इधर भी है, यदि 500 तो है इधर भी, तो ये 500 + 20 में यहाँ लिख दूँ तो मतलब कि क्या है, इसके पास 500 तो इसके पास है, 500 इसके पास, अंतर कितने का है 20 का। तो हम 20 को ही आधा आधा बांटेंगे, तो इससे हमें कैलकुलेशन मोकली हो जाएगी, इसे हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 20 का आधा 10 इधर दे देता हूँ, 10 इधर, तो 510 इधर हो जाएगा, 510 इधर। इसी तरीके से यदि हमारा 520 रुपये इधर है हमारे और 540 इधर है, यदि मैं 500 इधर मान लूँ, 500 इधर मान लो, क्या मान लेता हूँ 500 + 20 और 500 + 40। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से समझ लेना। तो देखिए यदि मैं इसको 500 तो यहाँ लिख देता हूँ, और इसमें अंतर कितने का आ रहा है 20 का और 40 का, 20 और 40 मिलकर कितने बन जाते हैं 60। यदि इसका मतलब कि मैं 60 को ही आधा आधा करना है, 500 इस पर भी है 500 इस पर भी है, तो 20 और 40 कितने मिलकर कितने हो जाते हैं 60। 60 का आधा आधा करना है, कितने मिल जाएंगे 30 इसको 30 इसको, तो 530 इसके आ जाएंगे, 530 इसके। तो आप ये समझ पाए हैं कि हम इसको मोकली किस तरीके से करेंगे। देखिए ऊपर वाला तो हमारा यहाँ 510 आ रहा था, अब हम नीचे वाला कैसे पता करें। देखिए 500 इसके पास भी, 500 इसके पास है, 500 की सीरीज तो चल रही है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 20 और 40 60, 60 का आधा कितना हो जाता है 30। इस तरीके से 500 500 500 तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ कितना है 40 और 60 मिलकर कितने बना रहे हैं 100, 100 का आधा कितना हो जाता है 50। इसी तरीके से 500 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 500 को मैं इस तरीके से यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, 500 60 और 80 मिलकर कितने में जाते हैं 140। 140 का आधा कितना हो जाता है 70। इसी तरीके से यहाँ पर 500 इधर भी है, 500 इधर भी है, ये तो 600 हो रहा है, 100 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 500 और 500, 500 की सीरीज तो यहाँ है ही हमारी। देखो 80 और 100 मिलकर 100 इसमें कितना है हमारा 500। 600 को कैसे लिख सकते हैं हम 500 + 100। उसी तरीके से 80 को कैसे लिख सकते हैं हम 80। तो अंतर कितना है हमारा 180 का, 180 का आधा कितना हो जाता है 90। तो 500 तो है ही है इसमें, 500 मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है। तो 100 और 80 मिलकर कितने में जाते हैं 180। 180 का आधा कितना होता है 180 का आधा होता है 90। बस यहाँ तक तो अब हम पहुँच चुके हैं बहुत ही आसानी से। इसमें हमने कुछ अपने तरफ से कोई खास ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है यहाँ पर। तो अब इससे आगे क्या है, हमारे एक सीरीज आती है जिसको बोलते हैं हम डी। डी जो आता है हमारा, डी क्या बोलता है डी। तो डी आने के लिए हमें इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जो हमारा आता है। देखिए डी जो है, डी को क्या करते हैं x - a, इसको बोलते हैं x - a। इसमें ये फाइंड करके हमें डी आता है। तो x - a कौन सा मानना है हमें, ये x वाली सीरीज जो हमारी चल रही है, x में से कोई ऐसी संख्या को हम x की जगह a मान लेते हैं, मतलब कि एक मिड पॉइंट मान लेते हैं इसे। ठीक है ना, तो a को मानते हैं हम इस तरीके से। इसी में से कोई सी, यदि हमारी 5 संख्या है तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे, 7 संख्या है तो हम चौथी संख्या को मान लेंगे, यदि 3-4 संख्या है तो दूसरी संख्या को मान लेंगे। मतलब इस तरीके से इनमें से कोई सी भी संख्या को हम a मान सकते हैं। लेकिन हमें यदि क्वेश्चन की कैलकुलेशन को आसान करना है तो हम बीच की संख्या देखते हैं इन सभी में।
जो सभी में बीच की संख्या हो। तो देखिए इसे मान लिया हमने ए, ठीक है ना, ए मान लिया है हमने, ए किसको मान लिया हमने यहाँ पर 550 को, ठीक है जी। अब इतनी तो बात समझ चुके हैं आप। तो देखिए अब हम इसमें कहना x माइनस से x कितना है हमारा 510 में से यदि x माइनस ए घटाना है, ए कितना है हमारा यहाँ पर 550, यदि 510 में से यदि मैं 550 घटाता हूँ तो हमारा क्या बचेगा। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, चिन्ह उसी का आता है जो संख्या बड़ी होती है, चाहे घटाने में कुछ भी संख्या हो। देखिए चिन्ह देखते हैं पहले, चिन्ह किसके, जिसके सामने होता है उसी का चिन्ह होता है। तो देखिए 550 के आगे चिन्ह है, संख्या कौन सी बड़ी है 550, तो चिन्ह किसका आएगा 550 का। 550 में से यदि 510 घटाऊंगा तो सीधे सीधे 40 हमारे यहाँ बचकर आ रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पर -40 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ 540 मैंने यहाँ माइनस के 40 मैंने लिख दिए हैं। उसी तरीके से यदि हम इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं 530 में से यदि मैं x माइनस ए घटाता हूँ, देखिए चिन्ह किसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, माइनस का चिन्ह बड़ा है अभी। तो 550 में से 530 घटाता हूँ तो कितने आ जाएंगे 20। तो यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं 20 माइनस के 20। अब यहाँ पर आती है गाड़ी हमारी 500 अपनी वाला, ये पूरी सीरीज है, एक एक करके घटानी है। अब सीरीज आ जाती है यहाँ पर, x भी 550 है यहाँ पर और a भी 550 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा 0। इसमें अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतने में से इतना घट जाएगा तो क्या आ जाएगी 0। उसी तरीके से अब 570 पर बात पहुँचती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब हमारी है 570, x कितना है 570 में से कितना घटा देना है हमें 550 हमें यहाँ घटा देना है। अब देखिए यदि 570 में से 510 घटाने, चिन्ह किसका आएगा तो संख्या बड़ी होगी, चिन्ह अब संख्या कौन सी बड़ी है 570, 550 से बड़ी है ना, तो चिन्ह इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं है उसका मतलब प्लस मानते हैं। अब 70 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20, प्लस के यहाँ पर कितने बच चुके हैं 20, और प्लस की संख्या दिखाओ या मत दिखाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आती है हमारी 590 वाली, 590 में से क्योंकि x में से a घटाना है, फिर दोबारा से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 550। इतना तो आप समझ रहे हैं, इसी चीज़ को करते रहेंगे और देखते हो। अब चिन्ह किसका बड़ा है प्लस का, जिसके आगे कुछ नहीं उसका मालिक प्लस में से यदि 90 में से हम 50 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस के 40। देखिए अब हमारा क्वेश्चन कितना यहाँ आसान हो जाएगा। आप देखोगे कि हमें इतनी बड़ी इन दोनों, यदि हम प्रत्यक्ष विधि से सिंपल मेथड से करते तो इसकी गुणा करके हमें यहाँ लिखनी होती, पर हमें इसको कैलकुलेशन को एक लाइन बढ़ाने से हम इसकी कैलकुलेशन को मोकली कर पाएंगे आसानी से। देखिए अब क्या करना है हमें, अब इसकी गुणा नहीं करनी है, क्या करनी है d गुणा f। ये क्या है हमारा f का प्रेजेंट करता है f को, तो ये वाली क्या आ जाती है d गुणा f, d और f का गुणनफल यहाँ पूछा जाएगा अब आपका। देखिए अब इसकी गुणा करनी कोई कठिन तो ज़्यादा है नहीं। अब देखिए कैसे गुणा हम करेंगे। देखिए 12 की 40 में करने के लिए 12 चौक 48। देखिए यदि हम कोई 12 और 40 की गुणा करनी हो, चिन्ह का आएगा है माइनस का, ध्यान रखेंगे, तो हम चिन्ह अंकों में ही गुणा करेंगे, ना कि जीरो में। 12 चौक 48, जीरो है तो जीरो ऐसे लिख दो, चिन्ह है तो चिन्ह ऐसे लिख दो। इस तरीके से हम आसानी से इनकी गुणा कर देंगे। तो 12 चौक 48 480 काय के माइनस के, 14 की 20 में 14 दूनी 28 माइनस के 280, 8 की 0 में 8 की 0 में करोगे तो क्या आ जाएगी 0, 6 की 20 में 6 दूनी 12 120, और 10 की करोगे 40 में तो कितना आ जाएगा 400, काय के याद आएंगे ये प्लस के। अब ये इसमें एक चीज़ और करनी पड़ती है हमें, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिग्मा एफ और डी, सिग्मा एफ डी। इसमें हमें एक चीज़ क्या करनी पड़ती है, जो हमारे प्लस वाली संख्याएं हैं और माइनस वाली संख्याएं हैं, उन संख्याओं में आपस में उनको घटाना पड़ता है। जो संख्या बड़ी होगी उसी को सिग्मा एफ एक्स हम यहाँ लिख देंगे। देखिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका गुणा करिए हमने, इसकी जोड़ करके कितना बैठा 120 और 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 520। इन दोनों का जोड़ तो हमारा इतना आ गया। इसका जोड़ देखेंगे
0 0 0, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 6 2 और 4 6 और 1 7, 760 बैठ गई। ठीक है ना, 760 यहाँ बैठ चुके हैं। अब 760 में से 520 में यदि घटाऊँ तो देखिए 760 में से 520 मुझे घटाने हैं, पर यहाँ चिन्ह का आएगा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा। तो 760 में से मैं 400 520 घटा देता हूँ यहाँ पर। देखिए 0 की 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएंगे 2, 240 हमारे यहाँ सिग्मा एफ डी आ चुके हैं। हमें यहाँ एन और निकालना है। यहाँ पर एन क्या होता है हमारा, एफ फ्रिक्वेंसी का जोड़, कुल फ्रिक्वेंसी का जोड़। तो 12 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे 26, 26 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 26 और 8 34, 34 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 30, 4 34 और 6 40, 40 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 50। इसकी तो 50 आ चुकी हैं, 50 आ चुकी है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके का फॉर्मूला हमारा बन जाता है, सूत्र जो है। इसमें छोटा सा अंतर ये आता है, हम a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, इसमें a को प्लस कर लेते हैं। जो हम a को माना था हमने यहाँ पर a, उसी को अब हम यहाँ नीचे लाकर क्या कर लेंगे, उसको क्या लग देंगे उसे अलग से, और अलग से करके उसे जोड़ देंगे। देखिए तो सिग्मा ए कितना माना था हमने 550 हमने माना हुआ है ये, प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, यदि माइनस का चिन्ह है तो वो लगा दो ब्रैकेट 240, यानी कितना आया है हमारा 50। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसमें 50 से इसको भाग देना है ना, हम जो आपस में ऊपर नीचे कटती है उसको काट देते हैं। इसी कैलकुलेशन को सिखाने के लिए मेरा पर्पस यही था कि आप इस चैप्टर से ऐसी कैलकुलेशनों को सीख जाओ जो आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जा सकती अलग से, तो इन क्वेश्चनों के द्वारा आप उनको जानोगे। देखिए 0 से 0 हमने यहाँ ख़त्म कर दी है, 5 से 24 को भाग देना है। अब हमें 5 से 24 को भाग देना है। यदि मैं 24 से 5 को भाग देता हूँ, देखिए 5 चौक 20, कितना बच गया 4, भाग जा सकता है नहीं जा सकता, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 5 8 40, 48 यहाँ आ चुका है। ठीक है ना। अब हमारा क्या आ गया, इससे यदि मैं इससे इसको काटूंगा तो क्या आ जाएगा 4.8 आ रहा है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 550 माइनस क्या आएगा, चिंता माइनस का 4.8 आ गया है। ठीक है ना। 550 में से अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 को घटा देना है। क्या कर देना, 1 को घटा देना है इसको 4.8 को। देखिए 0 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.8 में से क्या है 0.8। यदि मैं देखो आपको घटाना बता देता हूँ, पहले यहाँ पर घटा के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर घटाना बताऊँगा कि किस तरीके से हम पॉइंटों के अंकों को घटाते। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0.2, 9 में से 4 जाएंगे, कितने आ जाएंगे 5, 4 और 5, हमारा तो ये आंसर इसका आ चुका है। तो पर मैं बता दूं आपको ये किस तरीके से आता। देखिए जब भी 550 है, इसमें से मुझे 4.8 घटाने हैं, तो पहले इकाई का अंक पे इकाई का अंक लिखो, पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, 0 है तो 0, एक अंक है तो यहाँ 0 लगाओ, इसको समान कर लिया, यहाँ 0 0 इस तरीके से कर लिया। इसे घटाने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए यदि इस अंक के आगे कुछ है 0 है, इसके आगे क्या है 0, इसके आगे क्या है 5, यदि 5 में से मैं यहाँ 1 हासिल दे देता हूँ पहले, तो यहाँ कितने हो जाते हैं 10, 10 में से फिर मैं यहाँ 1 हासिल दे देता हूँ तो यहाँ कितने हो जाते हैं 10, 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 2, और यहाँ कितना बचा हुआ है अब 9, 1 हासिल दिया हुआ है ना 9, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा कर रखो। यहाँ कितना बचा था 1 हासिल देने के बाद 4 और 5 हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके की ऐसी संख्याओं को हम इकाई के अंक के नीचे लिखेंगे, दहाई के अंक को दहाई के अंक के नीचे लेंगे, तभी हम इसे आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। तो आशा है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं। इस क्वेश्चन को यदि आप 2 से 3 बार अच्छे से समझ लोगे तो आप आने वाले इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर दोगे। और जो क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं उनको सब आपको होमवर्क में करना है। और मैं आपको इसका तीसरे मेथड पर चलते हैं हम, प्रत्यक्ष विधि पर। ठीक है ना, उस क्वेश्चन को और देखते हैं यहाँ पर।